प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 6 के लिए है। नई दीपमणि का संस्कृत पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग पुस्तक का आरंभ करने जाएंगे, जिसमें जानते हैं कि आप संस्कृत आरंभ करने के पहले संस्कृत के वर्णमाला का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक होता है, जैसा कि आपने 5वीं कक्षा में भी पढ़ा था। उसी के अनुसार से यहाँ पर हम लोग उन स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग नामों से जानेंगे। हालांकि इसकी चर्चा हमने 5वीं कक्षा में भी की थी। जो अ से औ तक हैं वह स्वर कहलाते हैं, और क से लेकर ह तक जितने भी व्यंजन होते हैं, अक्षर होते हैं, वह व्यंजन कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग व्यंजनों को जान लेते हैं, यानी व्यंजनों में जानते हैं कि मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। अब स्वर, जैसा कि संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 होती है, हिंदी में 11 होती है, जिसमें से यह ऋ और लृ यह दो अलग स्वर हैं, जिसके कारण से संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। और व्यंजन हिंदी की भांति ही समान है, 33 व्यंजन है। इन्हें अलग अलग नामों से यहाँ पर हम लोग जानेंगे। जैसा जानते हैं कि वे वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की अपनी मात्राएं होती हैं, और की हालांकि कोई मात्रा नहीं होती है, वह व्यंजन अक्षर के साथ में समाहित हो जाता है। जब उसमें मिलता है तो हलंत हट जाता है। जैसा यहाँ देख रहे हैं, इसके साथ में अगर किसी में भी अ लगेगा तो इसका हलंत हट जाएगा और वह पूर्ण हो जाता है। लेकिन बाकी जितने भी स्वर हैं उसकी अपनी मात्राएं होती हैं। री के पश्चात ऋ का प्रयोग करते हैं, जिसमें मात्रा जिस प्रकार से लिखते हैं री, उसी में नीचे लगा हुआ है एक और मात्रा। जैसे इस प्रकार से लिखते हैं री, तो इसी में एक बार और लिख देंगे री। जैसे क में री लगाया, क्रीर का अगर लिख देंगे तो इस प्रकार से क्रीर होगा। तो री का प्रयोग हालांकि इसमें किया जाता है तृतीया विभक्ति में और षष्ठी विभक्ति में, बहुवचन में इसका प्रयोग होता है। लेकिन लृ का प्रयोग ज़्यादातर यह वेदों में किया गया है, और व्यवहार में इसका प्रयोग दोनों का लगभग बहुत कम ही होता है। हाँ, ऋ का प्रयोग होता है लेकिन थोड़ा बहुत होता है, और लृ का प्रयोग बहुत कम होता है। लेकिन इन्हें वर्णों के ज्ञान के रूप में हम लोग रखते हैं। अब इसमें है जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और दो स्वरों के मिलने से जो बनता है वो उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे अ ह्रस्व है, अब आ अगर कहेंगे, आ में ज़्यादा समय लगता है तो वह दीर्घ होता है। फिर ई में कम समय लगता है, ह्रस्व है, और ई अगर कहते हैं तो यह दीर्घ है। फिर ऊ अगर कहते हैं तो ऊ में कम समय लग रहा है, और ऊ अगर कहेंगे तो इसमें ऊ में ज़्यादा समय लगता है। जैसे ई में ज़्यादा समय लगता है, वैसे ही ऊ में भी ज़्यादा समय लगता है, तो दीर्घ है। फिर री कहते हैं, री में कम समय लगता है, और ऋ तो री से ज़्यादा समय लगता है ऋ में, यह दीर्घ है। इस प्रकार से, और लृ को ह्रस्व में रखा गया क्योंकि लृ का उच्चारण में कम समय माना जाता है, इसलिए क, ई, उ, री और लृ यह 5 ह्रस्व हैं। आ, ई, उ, ऋ यह 4 दीर्घ स्वर हैं। फिर संयुक्त में ए, ऐ, ओ, औ। तो इसमें अ और ई के मिलने से माना जाता है ए का उच्चारण होता है, और उ के मिलने से क्रमशः ए, ऐ और ओ, औ बनते हैं। तो इसलिए इसे संयुक्त स्वर कहते हैं। यह 3 प्रकार के स्वर इसमें होते हैं। तो कंप्लीट रूप से इसे हम लोग इस प्रकार के श्रेणी में रखेंगे। अगर यह पूछा जाए कि स्वर कौन कौन से हैं या
तो इसमें तो कंप्लीट होगा, लेकिन अगर ह्रस्व पूछा जाए तो इसमें ह्रस्व के अनुसार से सिर्फ ह्रस्व को वर्णों को ही बताना है, और अगर वह दीर्घ स्वर पूछा जाए तो दीर्घ स्वर को बताएंगे, अगर संयुक्त स्वर पूछा जाए तो सिर्फ संयुक्त को बताते हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर 13 स्वर हैं। अब जैसा कि जानते हैं, कोई भी किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेता है, अगर उसमें से जो जो प्रशिक्षित होता है तो वह आगे होता है, उसके साथ में जो भी प्रशिक्षण ले रहे होते हैं, या कोई भी ग्रुप में लें या किसी भी समूह में लें, तो जो समूह का प्रमुख होता है उसे उसके नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर पहला अक्षर इसमें इस समूह का प्रमुख है। तो क वर्ग में क से शुरू होने वाले 5 वर्ण जो हैं क ख ग घ अंग, तो इसे क वर्ग में रखा गया है। फिर च छ ज झ य, इसे च वर्ग में रखा गया है, क्योंकि च से शुरू होता है इसलिए च वर्ग में रखते हैं। फिर ट ठ ड ढ ण, इसे ट वर्ग में रखा गया है। और त थ द ध न, इसे त वर्ग में रखा गया है। प फ ब भ म, इसे प वर्ग में रखा गया। तो इस प्रकार से अंतिम, जैसा कि हिंदी में इन अंतिम 5वें अक्षरों का ज़्यादातर प्रयोग नहीं होता है, लेकिन इसका प्रयोग अनुस्वार के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। अब है बगल में देख रहे हैं स्पर्श वर्ण। तो इन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा, हालांकि जिह्वा का मूलभूत स्थान होता है उच्चारण में, हमारे जो बोलने में स्वर के साथ साथ जिह्वा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और हवा मुंह के विभिन्न भागों को छू कर बाहर निकलती है, और छूने को स्पर्श करना कहते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन के नाम से जाना जाता है। यह कुल स्पर्श व्यंजन 25 हैं, 5 समूह है, 5 5 जा 25। तो इस प्रकार से 25 जो है वोवेल्स, अंग्रेजी में वोवेल्स भी कह सकते हैं इसे, तो यह व्यंजन है। तो यह 25 व्यंजन है संस्कृत के, जो क ख ग घ अंग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न और प फ ब भ म, यह स्पर्श व्यंजन है जिसमें हवा मुंह के विभिन्न भागों को छूकर बाहर निकलती है। इसके बाद है य र ल व, इसके उच्चारण में हवा मुंह के भागों को बिना छुए सीधे जीभ का स्पर्श होता है, लेकिन बहुत आंशिक रूप से होता है, लेकिन य र ल व इसमें जो है यह माना जाता है हवा हृदय से सीधे निकलती है, इसलिए इसे अंतहस्थ कहते हैं। नाम याद रहेगा, इस प्रकार से डिटेल ध्यान में रखेंगे। इसमें हवा मुंह के विभिन्न भागों को बहुत आंशिक रूप से छूती है, स्पष्ट रूप से नहीं छूती है, इसलिए अंतहस्थ कहते हैं। अंदर से, हमारे हृदय के अंदर से हवा सीधे निकलती है। इसमें श कहते हैं तालव्य श में जिह्वा तालु को छूती है, श इस प्रकार से मूर्धन स, जिह्वा मूर्धा को छूती है। तो और दंत स में जिह्वा निचले दांत को पूर्ण रूप से छूती है, स। तो और ह, इसमें हवा मुंह के साथ रगड़ खाकर बाहर निकलती है, यानी गर्म होकर हवा निकलती है, इसलिए इसे उष्म व्यंजन कहते हैं। तो इस प्रकार से यह अंतहस्थ भी 4 हैं और उष्म व्यंजन भी 4 हैं। इसके अतिरिक्त जो हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं और आ के बाद अंत में वो औ के पश्चात जो अंग अ आता है, उसे स्वर और व्यंजन दोनों में नहीं रखा जाता, क्योंकि इसमें अ के साथ एक मात्रा अलग से लगाई गई होती है। जैसे अनुस्वार लगा हुआ है, इसमें विसर्ग लगा है, इसलिए इसे स्वरों में तो नहीं रखा जाता है। और जानते हैं कि व्यंजन की अपनी मात्रा नहीं होती है, और इसमें चूँकि मात्रा अलग से लगा हुआ है, इसलिए इसमें मात्रा स्वर लगता है, और यहाँ पर मात्रा ऑलरेडी पहले से लगा है, इसलिए इसे व्यंजनों में भी नहीं रखा जाता। इसलिए इसे अयोगवाह अ के साथ लिख कर मिलकर के इसका उच्चारण होता है, और जब यह लगता है तो इसमें अ भी नहीं लगता है, यानी कोई स्वर इसमें अ जो स्वर है वह नहीं लगता है, अ के साथ जुड़ करके ही इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसे अयोगवाह कहते हैं। इसका प्रयोग ज़्यादातर अनुस्वार और विसर्ग के रूप में किया जाता है, और अनुस्वार विसर्ग का संस्कृत में महत्व है। जैसे अंग, संग, अंतः, वही, इस प्रकार के जो अक्षर हैं इसमें अनुस्वार और
विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अब है हलन। सभी व्यंजन मूल रूप से इसमें हलंत लगा होता है, जो एक तिरछी रेखा बाएं बगल से दाएं और नीचे की तरफ में क्रम से लिखी जाती है, जिसमें जब इसमें कोई भी स्वर लगता है तो यह हलन चिन्ह हट जाता है, यानी लुप्त हो जाता है, और स्वर इसमें मात्रा के रूप में लग जाते हैं। जैसे क के साथ अ लगा तो इसमें हलंत हट गया है। म के साथ में ई लगा है, ई दीर्घ ई लगा है तो दीर्घ ई मात्रा लग गई। ग के साथ में ई ह्रस्व ई लगा है तो ह्रस्व ई मात्रा के रूप में लग गई। फिर क हलंत है, इसके साथ री लगा तो क्री हो गया, हलंत हट गया। न के साथ ओ लगा है, नो हो गया, हलंत हट गया। प के साथ आ लगा है तो पा आकार लग गया, मात्रा। ट के साथ ऊ तो दीर्घ ऊ की मात्रा लग गई। और घ के साथ ऊ घू, यह भी ह्रस्व ऊ की मात्रा लग गई इसमें। च के साथ ए चे, एक तिरछी लाइन ऊपर में। तो फिर म के साथ मह, जब अह लगता है तो उसमें अ नहीं लगता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे, जब भी अंग या अह का प्रयोग होता है तो उसमें अ का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। स्वरों के साथ साथ व्यंजनों की भी मात्राएं इसमें अयोगवाहक भी मात्रा के रूप में लगता है। व्यंजनों में वह मात्रा के रूप में लगाई जाती है। इसके पश्चात में आता है संयुक्त वर्ण। क, श और अ के मिलने से श बनता है, जिससे बना है क्षमा शब्द, जो क्षमा में अक्षर का प्रयोग किया गया है। त, र, अ से त्र बना मित्र, जैसे बनता है। ज, य, अ के मिलने से बना ज्ञ, तो ज्ञान। द, य, आ, द्य विद्यालय। फिर प, र, अ, प्रगति। इस प्रकार से अक्षर बनते हैं। जो अक्षरों का प्रयोग जो होता है वह शब्दों में इस प्रकार से बनने वाले शब्द हैं: क्षमा, मित्र, ज्ञान, विद्यालय और प्रगति। इस प्रकार से। फिर वर्ण विच्छेद। अब जब शब्द बनाए जाते हैं तो शब्द को जब उच्चारण के अनुसार से जानते हैं कि व्यंजनों और स्वरों के मेल का उचित सही क्रम से जो मेल किया जाता है, उससे मेल से शब्द बनता है। और जब उसे उच्चारण के अनुसार से अलग अलग किया जाता है तो इस अलग अलग करने की प्रक्रिया को ही वर्ण विच्छेद कहते हैं। जब शब्द के वर्णों को अलग अलग कर दिया जाए तो वह वर्ण विच्छेद कहलाता है। और शब्द के का अंतिम अक्षर जो होता है, उसी अंत वाला अक्षर का वह शब्द कहलाता है। जैसे अ से अंत हो रहा है तो अकारांत कहलाता है, आ से अंत हो रहा है तो आकारांत कहलाता है, ई से अंत हो रहा है तो ईकारांत कहलाता है, और ई से अंत हो रहा है यानी दीर्घ ई से अंत हो रहा है तो दीर्घीकारांत, और ऊ से अंत हो रहा है तो उकारांत, और री से अंत हो रहा है तो रीकारांत, हलंत से अंत हो रहा है तो व्यंजनांत यानी व्यंजन के से अंत होने वाले व्यंजनांत यानी हलंत वाले अंत वाले कहलाते हैं। जैसे देव, द, ए, व, अ, देव, यह अकारांत शब्द है। गीता, ग, ई, त, आ, गीता, यह आकारांत है। पति, प, अ, त, ई, पति, ईकारांत। नदी, न, अ, द, ई, नदी, यह दीर्घ ईकारांत है। साधु, स, आ, ध, उ, साधु, यह उकारांत है। म, आ, तरी, मातृ, रीकारांत। और भ, अ, व, अ, त, भवत, यह हलंत यानी व्यंजनांत। इस प्रकार के यह सभी शब्द आपके पुस्तक में आएंगे। तो यह एक तरह से इसे इंट्रोडक्शन माने तो कहते हैं, कहने का अर्थ है कि जब वर्णों को तोड़ते हैं तो चाहे वह मात्रा उसके पहले लगी हो, हर्षी की मात्रा जैसे पहले लगती है और बाद में भी, लेकिन उसे पहले नहीं लिखेंगे। जब भी वह लिखा जाएगा तो व्यंजन के बाद ही होगा। कोई भी मात्रा जब लिखा जाता है व्यंजन के बाद ही होता है, चाहे वह आ हो, ई हो, ऊ या ए, आई, कुछ भी जब भी लगता है तो उसके पीछे ही लिखा जाता है, जैसे यहाँ लिखा गया है। अब है जब भी शब्द बने हुए होते हैं, जानते हैं वर्णों के सही क्रम से मिलने से शब्द का निर्माण होता है। जो वर्णों का सही क्रम बनाते हैं, जिसका अर्थ होता है, मीनिंग होता है। तो
विभिन्न वर्णों को क्रम से जोड़कर शब्द बनाने की जो प्रक्रिया होती है इसे वर्ण संयोजन कहते हैं। इस प्रकार से जोड़ करके बनाया जाता है। तो कैसे जोड़ा जाता है वह है यहाँ पर वो अ र न अ वर्ण, वर्ण जो बना शब्द तो वह में अ लगाए तो वह हलंत हट गया। फिर र ण दोनों को संयुक्त किए तो र के न के ऊपर में मात्रा के रूप में लगा, फिर अ लगाए तो न के नीचे से हलंत हट गया। तो यह इस प्रकार से वर्ण बनता है। फिर है अक्षर अ क श अ र अ अक्षर, करी प आ कृपा, म आ तो र आ मात्रा। इस प्रकार से स अ व ई त आ सविता। इस प्रकार से तो सविता इस प्रकार से लिखेंगे स अ व ई त आ सविता। तो वर्णों को क्रम से जोड़ने की प्रक्रिया जो ऊपर में भी लिखा हुआ है, अगर यह पहले रहता है और तो इसे जोड़ेंगे, जोड़ करके यह बनाया जाएगा। और अगर यह बना हुआ है वर्ण विच्छेद कहा जाए तो इसे तोड़ने की इस प्रकार से तोड़ा जाता है, इसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। यह आपके सिलेबस का भाग में आता है। विभिन्न प्रकार के शब्दों को जोड़ना और तोड़ना होता है। तो जब जोड़ा जाता है तो वर्ण विच्छेद तो वर्ण संयोजन बन जाता है, और विच्छेद किया हुआ होता है तो, और अगर जुड़ा हुआ होता है तो उसे तोड़ा जाता है, तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। तोड़ने की प्रक्रिया है। इसके साथ ही आपको यह ध्यान में रखना होगा कि इसमें कौन कौन से अक्षर आते हैं। क श के मिलने से अक्षर बनता है, त र के मिलने से त्र बनता है, ज य के मिलने से ज्ञ होता है, द य के मिलने से द होता है, और प र के मिलने से प्र होता है। और कौन कौन से अंतःस्थ हैं, ऊष्म कौन कौन से हैं, अयोगवाह में कौन कौन आता है, स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से हैं, और ह्रस्व दीर्घ और संयुक्त स्वरों में कौन कौन से वर्ण होते हैं। तो यह संस्कृत वर्णमाला का यह भाग था, जिससे शुरुआत आज इस पाठ्य पुस्तक का हुआ। यह आपकी 6ठी कक्षा के लिए है, हालांकि यह 5वीं कक्षा के लिए भी है। तो दोनों कक्षा के बच्चे इसे अच्छी तरह ध्यान से देख सकते हैं। इसे देखें और समझें। यह आगे आगामी परीक्षाओं में जब भी पूछा जाता है तो इसमें से भी कुछ न कुछ चीज़ें अवश्य होती हैं। तो अनिवार्य है यह। इसके पश्चात पाठ आरंभ होगा, पाठ 1, जिसमें शब्द परिचय होगा, जिसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के शब्द होंगे। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, अकारांत, आकारांत, ईकारांत, ईकारांत, उकारांत, यह कौन कौन से लिंग में आता है, यह अगले भाग में। के लिए धन्यवाद।